डियर स्टूडेंट्स, 2 जून 2024 को अभी जो जेट का पेपर हुआ है और जेट ने उसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी है। और आप देख पाओगे कि फिजिक्स के पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जेट के आंसर की से मिलान नहीं हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि उसमें क्या करेक्शन है, उसमें क्या एक्सप्लेनेशन है। तो 2 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा और सेकंड क्वेश्चन अमित सर आपके सामने करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन में क्या करेक्शन था और मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोला उसने। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकंड विद एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, है ना। हिंदी में देखो क्या बोला उसने, एक इलेक्ट्रॉन की गति क्या है बेटा, 600 मीटर पर सेकंड है, और उसमें जो सटीकता दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.005% दे रखी है। तो उसने बोला कि वह निश्चितता जिसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लग से है, ठीक है ना। तो सर्टेनिटी विच वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक सिंपल सा आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का क्वेश्चन था। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो वेग में अनिश्चितता थी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं संवेग को पहले लिखता हूँ, डेल्टा x इंटू संवेग को लिख दूंगा m इंटू डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि मुझे डेल्टा x कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा x यानी कि क्या है बेटा, आपकी अनसर्टेनिटी किसमें बेटा, पोजीशन में। तो ये आ जाएगा h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा v, है ना। अब बताए बच्चों को कि h बच्चों को बताए क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। पाई उसको पता है 22/7 होगा। m इलेक्ट्रॉन का मास उसको पता है। और डेल्टा v, अच्छा डेल्टा v आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डेल्टा v इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड में कितनी एक्यूरेसी बेटा, 0.005%। सो यू कैन से 600 का 0.005%। तो यहाँ से देखोगे 600 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से पॉइंट उड़ाया, 1 2 3 जीरो और आ गए। ध्यान से कैलकुलेशन देखना बेटा, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल। तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 1000। और यहाँ पे देखोगे ये आएगा 0.03, कितना आएगा 0.03। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी बेटा, 0.03 है। अगर ये डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर दूं और पाई की वैल्यू रखूंगा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जब मैं डेल्टा एक्स के लिए सॉल्व करूंगा तो एच की वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है ना, ये आपका एच आ गया। और यहाँ पे आप नीचे देखिए बेटा क्या है इसके साथ में, 4 पाई एम डेल्टा वी। तो यहाँ से आप देखोगे 4 और पाई की वैल्यू रख दूंगा मैं 22/7। ठीक है, और आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और डेल्टा वी आपने निकाला था, देखो कितना आया था 0.03। तो डेल्टा वी जो हमने निकाला था वो क्या आया था 0.03। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे, सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए देखो मैं पॉइंट से यहाँ पॉइंट उड़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट उड़ाया, नीचे कितना ऊपर कितना आएगा 100। अब यहाँ पे देखो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 22 से 1 बार और ये 20 से कितना गया 3 बार, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे ऊपर क्या बचेगा 7 और नीचे बचेगा 4 इंटू 91, क्या बचेगा 4 इंटू 91 इंटू ऊपर देखोगे 10 की पावर कितना है -34 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ये ऊपर पावर मानी जाएगी तो क्या हो जाएगा +31, है ना। तो यहाँ 7 अपॉन ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 364 इंटू 10 की पावर देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, क्या आएगा -1। इस पूरे को सॉल्व करने पे आ रहा है 1.92 इंटू 10 की पावर -3, 1.92 इंटू 10 की पावर -3। ये पूरा कैलकुलेट मैंने आपके सामने किया देखो। और अगर आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देखोगे तो चारों में से एक भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। जेट ने जो आंसर दे रखा है वो सेकंड वाला दे रखा है। ठीक है, और 1.92 और 22.54 में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर सही होता था तो 5 हो सकता है नियरेस्ट वैल्यू, पर 1.92 और 5 में भी कोई नियरेस्ट नहीं है। तो 100% ये क्वेश्चन बोनस ही है। ठीक है, अपना जो आंसर आ रहा बेटा देखोगे 1.92 इंटू 10⁻3, जो ना तो 5 के आसपास हो सकता है ना 6.6 और 22 तो सबसे लास्ट वाला है। ठीक है ना, तो इसमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये 100% आपका क्या बेटा बोनस क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन के लिए आपके सामने आएंगे अमित सर।
सो स्टूडेंट्स ये एक और क्वेश्चन है बेटे, और ये क्वेश्चन जो है ये भी एक तरह से बोनस ही होना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट आंसर भी देखेंगे तो नियरेस्ट आंसर तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ, और फिर आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करेक्शन है। अब होना तो बोनस ही चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द किलोवाट आवर्स एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो पहले तो ये ध्यान रखना बेटे 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम यानी कि 1 ग्राम है, ये क्वेश्चन का नंबर 2 है, तो इससे मत कंफ्यूज होना। एक्चुअली में 1 ग्राम की ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द किलोवाट आवर्स एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। पुराना बेटे ये नीट का क्वेश्चन है, वही कॉपीड है आपका, और इसके अंदर एक अधूरापन भी है, इन्होंने पर फिशन यानी कि विखंडन की ऊर्जा नहीं दी है, जबकि ये देनी चाहिए। तो हम इसमें अज्यूम करेंगे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जहां से इन्होंने क्वेश्चन उठाया इन्होंने पूरा क्वेश्चन जो है वो कॉपी नहीं किया, तो अभी क्वेश्चन ही एक प्रकार से मैं कहूं तो बेटे इनकम्प्लीट है। लेकिन चलिए मैं 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर अज्यूम भी करता हूं तो ये क्वेश्चन आगे कैसे होगा। सबसे पहले बेटे ये देखिए कि हम 1 ग्राम यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम कौन सा 92 यूरेनियम 235। देखो बेटे अपने आप में ये भी एक करेक्शन है कि इनको 92 यूरेनियम 235 बताना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि इसके तो बहुत सारे समस्थानिक आइसोटोप्स हो सकते हैं। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई 92 यूरेनियम 235। अब बताइए इसके 235 ग्राम में 235 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बेटे, कितने होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आप लोगों को मोल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा बेटे। जो इसका मास नंबर होता है बेटे वो इसका 1 मोल के बराबर है। 235 ग्राम में बेटे कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेशन पर्पज से हम इसको सीधा 6 इंटू 10 की पावर 23 भी ले सकते हैं। आपको फुल क्वेश्चन कर रहा हूं तो आप 023 भी ले सकते हैं बेटे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गए भाई इसमें अणुओं की संख्या, या मैं ये कहूं बेटे कि नंबर ऑफ एटम्स की बात हो गई। तो 235 ग्राम में इतना है। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो कितना होगा बेटे, यहां लिख देता हूं मैं। तो 1 ग्राम की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 235। 1 ग्राम जो है बेटे ये उसकी वैल्यू आपके पास आ गई। अब बताइए कि पर फिशन जो प्रति विखंडन जो ऊर्जा होती है वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो हम क्या करेंगे, जब एक के लिए इतनी होती है बेटे तो इतने एटम्स के लिए कितनी होगी, 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और बेटे अभी ध्यान से देखना, अभी आंसर जूल में आ रहा है, क्योंकि मैंने 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा के लिए 10 की पावर 6, फिर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाएगा। क्लियर हुई बात। लेकिन अपने को ध्यान से देखो तो ऑप्शन किसमें चाहिए बेटे, सबके सब चाहिए किलोवाट आवर्स में। बेटे अगर किलोवाट आवर्स में चाहिए तो ऑब्वियसली हमें आवर्स को यानी कि सेकंड से डिवाइड कर देना चाहिए। क्यों, रीजन बताता हूं बेटे। आप बताइए, एक बार तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 235 इंटू 200 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। अब इसको KWH किलोवाट आवर में चेंज करना है तो बेटे किलो, तो आप ध्यान रखें किलो के लिए क्या करूं 10 की पावर 3। अब बताइए आवर, बेटे 1 आवर में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, देखो बेटे 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, एक और 1 आवर में कितने 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो गए 3600। तो इसका मतलब 3600 से हमें इसको डिवाइड करना है। आप चाहे तो बेटे 60 गुणा 60 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आपके पास में आएगा, ध्यान रखिए 10 की पावर 4 किलोवाट आवर, और यहां फर्स्ट नंबर आएगा बेटे 2। बाकायदा इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में सॉल्व करके देख सकते हैं बेटे, 2 पॉइंट समथिंग ही आपका आएगा। अब मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि मैं 2 पॉइंट समथिंग के आगे क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि करेक्ट आंसर मिलेगा 10 की पावर से, क्योंकि हमें चाहिए KWH। अब किलोवाट आवर के हिसाब से बेटे 10 की पावर 4 आना चाहिए। अब 10 की पावर 4 आना चाहिए तो बेटा 10 की पावर 4 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे पहले ये देखूंगा बेटे कि 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए और 10 की पावर 4 होना चाहिए। अब अगर यहां पे मैं बात करूं तो ये देखो 2.5, ठीक है बेटे 2 पॉइंट समथिंग है, ये भी 2 पॉइंट समथिंग है, इनमें से एक आंसर सही होना चाहिए। 10 की पावर 4 सही होना चाहिए बेटे, 10 की पावर 4 तो है नहीं, तो नियर अबाउट के हिसाब से हम चाहे तो 5 मान सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। एग्जामिनर साहब ने जो वहां पे आंसर की दे रखी है उसके अंदर ये सॉल्यूशन दे रखा है बेटे, ये सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब ये किलो नहीं हो। अगर ये किलो नहीं है तो जो 10 की पावर 4 यहां पर आया है, देखिए बेटे अगर किलो नहीं है तो जो 10 की पावर 4 आया है, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे तो बेटे 10 की पावर 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किलो नहीं आएगा, लेकिन एग्जामिनर साहब ने किलो भी लगा रखा है और सही भी दे रखा है बेटे, तो सही आंसर बेटे यही होगा, या तो 2.5 10 की पावर 7 वाट आवर्स, या फिर करेक्ट आंसर होगा बेटे 2.5 इंटू 10 की पावर 4, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है।
तो ये बोनस होगा क्वेश्चन, ठीक है। और भी इससे जुड़ी अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है जेईटी की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। बायो में जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया है। सिर्फ एक क्वेश्चन में डाउट है जहां आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन आपको जनरली जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और मैं ये सीरीज डी का लेके आया हूं। पेपर सीरीज डी है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था बेटा कि 2 ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इन द सेम ऑर्डर, कि एक ही ऑर्डर के अंदर आपने 2 ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया है, 2 जीवों को एक ही क्रम में। देखो एक तो ये गलती थी कि इसका जब इंग्लिश का हिंदी में दिया तो बहुत अनसाइंटिफिक जो है टर्म यूज की, जबकि आपको पता है बायो के क्लासिफिकेशन में क्रम कोई टर्म ही नहीं होता है। इसकी जगह जो टर्म आना चाहिए था वो गण आना चाहिए था, क्योंकि आप ऑर्डर को गण बोलते हैं। एक तो ये गलती थी, चलो ठीक है, वो तो हमें समझ आ रहा है कि इंग्लिश पढ़ के हम कर सकते हैं कि ऑर्डर पूछा है मतलब गण पूछा है, कि 2 जीवों को एक ही गण में रखा है। अब इन पॉइंट्स में से आपको देखना है कि क्या इनके लिए करेक्ट है, राइट। इन्होंने कहा कि उनमें एक ही परिवार में शामिल होना चाहिए। देखिए एक ही फैमिली में शामिल होना चाहिए, आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये देखो एक ही जीनस, जीनस मतलब हो गया वंश, एक ही वंश की जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषता साझा करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक ही प्रजाति के होंगे, गलत है। वो निकट संबंधी होते हैं, देखिए ज्यादा निकट संबंधी नहीं होते, क्योंकि निकट संबंधी जैसे आप जब टेक्सोनोमी हायरार्की बनाते हो, आप टेक्सोनोमी में जब आप नीचे आते हो, कहां से, किंगडम से, किंगडम से जब हम नीचे आते हैं तो धीरे धीरे सिमिलरिटीज जो है वो बढ़ती है, मतलब ऊपर की तरफ सिमिलरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो एक तो निकट संबंधी बोलना मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है वो अनयूजुअल है। चलिए फिर भी हमने बोल दिया कि एक ही ग्रुप में है तो निकट संबंधी अपन ने बोल दिया, लेकिन अनेक विशेषताओं को साझा करते हैं, ये आंसर गलत है। क्योंकि अनेक नहीं, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है बहुत कम विशेषताओं को साझा करते हैं या बहुत कम सिमिलरिटी शो करते हैं, वो मैं आपको एनसीईआरटी में बताऊंगा। तो हमारी जो आंसर की आई है उसमें इन्होंने 4 आंसर्स को माना है, जबकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है ये सेकंड आंसर जो है इसका करेक्ट है। 4 के कंपेयरली सेकंड ही सही होना चाहिए। उसका रेफरेंस हम क्या देंगे, तो हमारे पास बेटा 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में जब आप टेक्सोनॉमी के अंदर आगे जाएंगे तो टेक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन है, जहां पर स्पीसीज, जीनस, ये सब आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसी में आपको ऑर्डर वाले ग्रुप में, देखिए मैं 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 7 पर हूं और मैं इस ऑर्डर वाले टॉपिक को आप लोगों को रीड आउट करा देता हूं। देखिए ये ऑर्डर वाला टॉपिक दिया है, ऑर्डर में क्या लिख के दिया है ये आपको देखना है। यहां से ये लिखा हुआ है बेटा कि जनरली ऑर्डर एंड द अदर हायर टेक्सोनोमी कैटेगरीज, ऑर्डर के ऊपर जो भी होता है, लाइक आपने कहा कि डिवीजन होता है, आपने कहा फाइलम होता है, आपने कहा किंगडम होता है, ये सब ये इनको आइडेंटिफाई किया किसके बेसिस पर, एग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के ग्रुप के बेसिस पर, क्योंकि इनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर कम थे, सिमिलर कैरेक्टर कम थे तो इन्होंने कैरेक्टर्स के ग्रुप के बेसिस पर इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया। फिर आगे और लिखा है ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज, इसके पास बहुत सारी फैमिलीज होती है, which exhibit a few similar character, very very important। इन्होंने कहा कि जो ऑर्डर है ना उसके पास बहुत सारी फैमिलीज, मतलब कुल का समूह है जो कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करते बेटा, ये बहुत कम, मतलब फ्यू मतलब कुछ सिमिलर कैरेक्टर जो है वो सिमिलर, आगे लिखा द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, कि इनके पास सिमिलर कैरेक्टर कम होते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा, कि अलग अगर मैं वंश की तुलना में, अलग अलग वंश की तुलना में किसी ऑर्डर को कंपेयर करूं तो इनके पास सिमिलर कैरेक्टर कम होते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन फैमिली। एक फैमिली के अंदर जो जेनेरा होते हैं, एक कुल में जो वंश होते हैं, उसकी तुलना में इनके पास कम समान लक्षण होते हैं। और यही तो हमारी ये लाइन है, आप देखिए ये रहा, एक ही जीनस के जीवों की तुलना में इनके पास कम विशेषताएं साझा करते हैं, मतलब एक दूसरे के से जो विशेषताएं, जो गुण एक रखते हैं वो वंश की तुलना में कम रखते हैं। देखा हुआ है शेयर, वही लाइन एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं, शेयर फ्यूर कैरेक्टर्स मतलब कुछ कैरेक्टर्स विथ ईच अदर देन विथ ऑर्गेनिज्म इन सेम जीनस, जीनस मतलब जेनेरा, मतलब एक जीनस की तुलना में इनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते हैं, इनके पास कम होते हैं जेनेरा की तुलना में। तो ये बात इन्होंने एनसीईआरटी में भी लिखी है कि ये लिखा हुआ है कि द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा,
कि जीनस की तुलना में इनके पास सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते हैं और यही लाइन हमारी है, तो ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर सही है। अब ये क्यों गलत है वो भी मैं आप लोगों को प्रूव कर देता हूं। इन्होंने कहा ये निकट संबंधी है और अनेक विशेषताओं को साझा करते हैं, जबकि आप एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे बेटा ये वाली, यहां पर मैंने ये लाइन बताई थी आपको, मैं दोबारा ये लाइन बता रहा हूं कि ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, की ऑर्डर मतलब गण एक बड़ी कैटेगरी है, हायर कैटेगरी है, मतलब ऊपर की तरफ आती है, इज द असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे कुल होते हैं, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जिनके पास कुछ ही साझा कैरेक्टर होते हैं, जिनके पास एक जैसे लक्षण कुछ ही होते हैं, फ्यू लिखा हुआ है, कुछ होते हैं। और इन्होंने 4 पॉइंट में क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि निकट संबंधी होते हैं और अनेक विशेषताओं को साझा करते हैं, शेयर मेनी कैरेक्टर्स, जो कि गलत है, मेनी की जगह फ्यू आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स ये साझा नहीं करते। सो हम एनसीईआरटी का ये रेफरेंस चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 7 पे ऑर्डर वाले टॉपिक में जाकर इसका रेफरेंस दे सकते हैं, या हर बच्चे को रेफरेंस देना है बेटा जिनके भी इस क्वेश्चंस में डाउट है। सर हमें ये रॉ मटेरियल्स कहां से मिलेंगे, हमें ये जो एनसीईआरटी के जो प्रूफ हम दे रहे हैं वो कहां से मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, और फ्री स्टडी मटेरियल में ये आपको ऑलरेडी वहां से मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करना है और आपको अपना जो है वो ऑब्जेक्शन पे जाकर इसको प्रूफ दे देना है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आप इतना जुड़े और इस क्वेश्चन को जरूर आपको देखना है। थैंक यू।